हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर को टच करने वाले हैं। ये फिज़िक्स के अंतर्गत एक चैप्टर है। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम कुछ टॉपिक्स को आज मिलनी पढ़ने वाले हैं। पहला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा है रेसिस्टेंस, ठीक है। तीसरा नंबर है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं हिंदी में? विद्युत धारा। इन सभी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। रेसिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। एक और है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चौथा नंबर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सीरीज एंड पैरेलल। इसे पैरेलल का साइन है, हम लिख देते हैं पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इन सभी से क्या क्या मेन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब क्या? देखिए विद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह जो होता है तार में। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। इसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। और इसी से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। वो कैसे होता है? ये चार्जेस हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? चार्जेस के प्रवाह की दर को, जब दर आए यानी रेट, है ना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, जब भी दर की बात आए, रेट का बात आए, तो हम उसे टाइम से डिवाइड करते हैं। यानी एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो स्थिति होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन सिंपल क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। विद्युत आवेश क्या होता है? तो इसका साइन जो होता है वो Q होता है। विद्युत आवेश यानी चार्ज, इसका साइन Q होता है। और प्रवाह की दर जहां बोले वहां पे आपको टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। टाइम, Q का मतलब क्या है? चार्ज, आवेश, है ना। आवेश के प्रवाह की दर यानी समय से हम इसको डिवाइड किए हैं। Q जो है आवेश है, इसका जो है साइन क्या होता है? C होता है। C का मतलब कूलॉम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट क्या होता है? कूलॉम्ब। ये क्या है? इसका यूनिट है, ठीक है, कूलॉम्ब। और ये जो है टाइम है, तो टाइम का क्या होगा? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। ये जो C है, ये कूलॉम्ब जो है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। ये क्या है? यूनिट यानी मात्रक, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को जिस चीज से जो है डिनोट किया जाता है, यूनिट, मात्रक, वो कूलॉम्ब है। और सेकंड, टी का सेकंड, समय का क्या है? मात्रक, सेकंड है। तो कूलॉम्ब पर सेकंड क्या होगा? कूलॉम्ब पर सेकंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? यूनिट होगा, ठीक है। कूलॉम्ब पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इसे एम्पियर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है उसे एम्पियर भी कहते हैं, ठीक है, एम्पियर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, जो कि यूज होता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डिफिनेशन यह है, ये डिफिनेशन बहुत बार पूछा जा चुका है। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कूलॉम्ब पर सेकंड। अब देखिए हम देखते हैं, कूलॉम्ब पर सेकंड तो हो गया। एक एम्पियर क्या होता है, ठीक है। एक एम्पियर भी कभी कभार पूछा जाता है। तो एक एम्पियर क्या है? मान लीजिए ये दो वायर है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर है। अब दोनों में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उन्हें 10 पर पावर माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है।
तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। यही क्या है, 1 एम्पियर है। यदि दो वायर हैं, दो जो है तार हैं जिनकी बीच की दूरी 1 मीटर है और दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाए और दोनों के बीच में अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है वो, तो यही 1 एम्पियर है। विद्युत धारा से रिलेटेड आपको मेनली ये याद रखना है कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका जो क्या है आपका, इसका जो मात्रक है वो कूलॉम पर सेकंड है और व्यवहारिक मात्रक जो है एम्पियर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेसिस्टेंस क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस क्या है। देखिए रेसिस्टेंस क्या है, जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या, किसी चीज का विरोध करना, रेसिस्टेंस है ना। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, ये इसका लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना, यानी इतना मोटा तार है और इतना लंबा तार है। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, तब इसमें कुछ रुकावटें भी उत्पन्न होती हैं, पदार्थ के अणुओं के द्वारा इसमें कुछ रुकावट उत्पन्न होती हैं। तो पदार्थ, देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो जो रुकावट उत्पन्न होती है वही तो रेसिस्टेंस है। ठीक है, जो रुकावट उत्पन्न होती है पदार्थ के अणुओं के द्वारा, जब किसी पदार्थ में, किसी इलेक्ट्रिक वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो पदार्थ के अणुओं के द्वारा जो उसमें रुकावट उत्पन्न की जाती है, चाहे वो अन्य किसी माध्यम से रुकावट क्यों ना हो, जैसे तापमान भी बढ़ा देने से पदार्थ के अणुओं में जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ का तो कुछ रुकावटें उत्पन्न होती हैं, इसे भी रेसिस्टेंस ही कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो ओम है। ठीक है, ये मात्रक सैकड़ों बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है, तो ओम है। इसका रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। कभी कदार आपको ओम ना देके इसका साइन ही दे दिया जाता है, तो ये साइन होता है रेसिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, किसी भी कारण से वो हो, चाहे तापमान बढ़ जाने से या फिर किसी अन्य कारण से, तो वो जो प्रतिरोध है वही उस विद्युत धारा का प्रतिरोध, उस इलेक्ट्रिक वायर का जो है रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, ओम है, सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है। तो देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, तीसरा नंबर जो हमने लिखा था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या, देखिए प्रतिरोध जो था, चालक का प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ठीक है, और अच्छे से, तब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आएगा। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, देखिए चालक का जो प्रतिरोध है ना, जिसको R से डिनोट करते हैं, है ना, रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, उसका जो यूनिट है वो है ओम। ठीक है ना, उसका जो यूनिट है वो ओम है और रेसिस्टेंस को डिनोट R से करते हैं। तो R जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती अगर कहीं वर्ड आए मतलब इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, यानी कोई वायर ऐसा है जो कि लंबा वायर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। कोई छोटा वायर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और ये जो R है यानी रेसिस्टेंस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं, यानी तार जितना मोटा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा, ये जितना अधिक हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये अगर कम होगा तो ये अधिक होगा, ये अधिक होगा तो ये कम होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये अधिक तो ये भी अधिक, ये कम तो ये भी कम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तार की मोटाई जो है ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अगर अधिक होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी जितनी मोटी वायर होगी उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना ही पतला वायर होगा यानी एरिया जितना कम होगा, यानी जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो ये रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस को हम देखिए सेम चीज़ को अगर हम एक बार में लिखें तो कैसे लिखेंगे, L/A, है ना। रेसिस्टेंस जो है ये लंबाई के समानुपाती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो रेसिस्टेंस है ये लंबाई के समानुपाती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही जब हम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक आता है रो, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है L/A। जब आप ये सिर्फ रो निकालिएगा तो क्या आएगा, रो इक्वल टू ये R/A हो जाएगा, R/A। ठीक है, मान लीजिए रो को हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है, ये रो यहीं रहने देते हैं, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा RA और ये L डिवाइड में आएगा, ठीक है, L।
तो यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यानी रो इक्वल टू एल क्या है, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो रो जो है इसी को जो कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसका मात्रक अगर हम निकालेंगे यानी यूनिट, तो देखिए आर का क्या होता है, यानी रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और ये एरिया है, एरिया का क्या होता है, यूनिट एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखो एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर, रो इक्वल टू ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी लॉ इंपॉर्टेंट है। यानी किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है लंबाई के समानुपाती होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इस विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे देखिए लंबाई, रेजिस्टेंस क्या होता था, किसी वायर के लंबाई पर भी निर्भर करता था और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी निर्भर करता था। यदि लंबाई में वृद्धि हो जाती थी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता था, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होता था तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता था। लेकिन ये जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ये ना लंबाई पर निर्भर करता है ना ही चौड़ाई पर। देखिए रेसिस्टेंस क्या है, मान लीजिए एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, और ये वायर जो है वो चांदी का है, ठीक है। एक सेम वायर है, ठीक है ना, जो कि चांदी का ही है, सेम क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी भी सेम है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर अधिक होगा रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, कम है, इसीलिए प्रतिरोध भी क्या होगा, कम। लेकिन इसका प्रतिरोध क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसका लंबाई ज़्यादा है। सेम यहाँ पर जो वायर हमने लिया वो सेम प्रोडक्ट का बना हुआ है, फिर भी इसके लंबाई के कम रहने की वजह से रेसिस्टेंस कम है और इसके लंबाई के अधिक रहने की वजह से रेसिस्टेंस अधिक है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, मान लीजिए दो वायर हैं, ठीक है, ठीक है, दो वायर हैं और एक मान लीजिए चांदी का है, ठीक है, और एक है तांबे का। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे, सेम साइज का वायर है और एरिया भी सेम है, ठीक है ना, लेकिन एक का प्रतिरोध कम होगा, इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका तांबे का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि चांदी जो है ये विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए यहाँ पे यही है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लंबाई पर निर्भर नहीं करता, यानी सेम लंबाई हो तो भी, अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर नहीं करता, यानी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो तो भी दो वायर का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। किसके कारण, मटेरियल के कारण, दोनों वायर में जो प्रयुक्त मटेरियल है, इसीलिए विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो वायर के मटेरियल पर, यानी पदार्थ का क्वालिटी पर, यानी पदार्थ का कैसा क्वालिटी है, चांदी का बना हुआ है कि तांबे का बना हुआ है कि लोहा का बना हुआ है, लोहा का प्रतिरोध और अधिक हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। पदार्थ का क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है, और तापमान पर, ठीक है, और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। दोनों जो है सेम लंबाई और सेम मोटाई के हों, फिर भी अगर एक का तापमान अधिक है, एक का तापमान अधिक है, एक का तापमान कम है, तो तापमान अधिक जिसका है उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, तापमान जिसका कम है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध लंबाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के क्वालिटी पर, तापमान पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये लंबाई पर, लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने के साथ घटेगी, ठीक है। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये क्या चीज पर, पदार्थ के क्वालिटी और तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करता। सेम लंबाई हो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, फिर भी एक का प्रतिरोध कम और एक का प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वायर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। आगे हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बाद प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों ही। देखिए प्रतिरोध जो है यानी रेसिस्टेंस, इसका दो प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। जब भी आपके घरों में वायरिंग होती है या फिर कहीं पे भी वायरिंग की ज़रूरत है, तो वायरिंग में रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का दो तरीके से संयोजन होता है। वो देखिए कैसे होता है। तो एक है सीरीज, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और एक है समांतर क्रम संयोजन, इसको कहते हैं पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं समांतर, समांतर क्रम संयोजन। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए रेसिस्टेंस का जो साइन है ना वो बेसिकली इस तरीके से आपको कहीं भी मिलेगा तो ये रेसिस्टेंस का साइन है, ठीक है, जिसका मात्रक ओम है। तो देखिए सीरीज का क्या होता है, सीरीज जो होता है रेसिस्टेंस का वो इस तरीके से संयोजन होता है, ठीक है ना, यानी सीरीज में रहता है समांतर। ये अगर R1 है रेसिस्टेंस, ये R2 है, ये R3 है, तो इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस निकलता है R टोटल, वो कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सिंपल है। देखिए सीरीज में जब भी जो है रेसिस्टेंस का संयोजन हो, कैपेसिटर का हम संयोजन का भी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए जब भी रेसिस्टेंस की का संयोजन सीरीज में हो तो रेसिस्टेंस जो है जुट जाता है सिंपली, ठीक है, और इसमें जो है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, अधिकतम प्रतिरोध। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे R1 दिया हुआ 5 रेसिस्टेंस, ठीक है, R2 दिया हुआ 3 और R3 यानी रेसिस्टेंस 3 दिया हुआ 2। तो इसमें R टोटल यानी रेसिस्टेंस टोटल कितना निकलेगा, 5 3 8 और 2 10, ठीक है। अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज में प्राप्त होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सीरीज का, तो देखिए इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से होता है। ये अगर R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो कैसे इसका संयोजन होता है, तो 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके के संयोजन में प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रतिरोध न्यूनतम। इसीलिए घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल वायरिंग होती है ताकि रेसिस्टेंस जो है कम से कम प्राप्त हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि घरों में किस प्रकार की वायरिंग होती है, ठीक है ना, तो पैरेलल वायरिंग होती है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे 3 5 2 दिया हुआ है तो R जो टोटल होगा रेसिस्टेंस टोटल वो 1/5 1/3 1/2 करके कभी कभार न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से इसका वैल्यू दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बेसिकली यही था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर 40 वाट का एक बल्ब है और एक 50 वाट का बल्ब है, अगर दोनों को सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक है ना, सीरीज में जोड़ा जाए तो अधिकतम प्रकाश जो प्राप्त होगा वो 40 वाट के बल्ब से प्राप्त होगा, ठीक है, ये याद रखें। अगर एक 40 वाट का बल्ब है और एक 50 वाट का बल्ब है और दोनों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो 50 वाट का बल्ब ही अधिक प्रकाश देगा। ये संयोजन इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। आज हमने ये देख लिया। दूसरे क्लास में हम विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और जो भी जो आगे के टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.